हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश मेंटोर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है गुलिवर्स ट्रैवल्स। आपने ऐसी स्टोरी पहले कभी नहीं पढ़ी होगी और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न के साथ हम समझेंगे आज। सो आर वी रेडी टू बिगिन? यस, नाउ वी विल सी। गुलिवर is the fictional narrator of Gulliver Travels, यानी कि गुलिवर एक फिक्शनल नरेटर है। फिक्शनल का मतलब होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब हर वो चीज जो हमने सोची हुई है और रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब ये है कि ये पूरी स्टोरी क्या है, इमेजिनरी है और रियल नहीं है। और इसको कहाँ से हमने पिक करा है? गुलिवर ट्रैवल्स से। A novel written by Jonathan Swift, Gulliver was once caught in the land of giants. तो अब हम एक ऐसे नॉवल के बारे में पढ़ेंगे जो कि जॉनथन स्विफ्ट गुलिवर ने लिखी थी जब वो एक लैंड ऑफ जायंट्स में फंस गए थे, एक ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा बड़े लोग थे। So this is how he describes his experience, और कैसे वो अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करेंगे हमें ये समझना है। So on the 16th of June 1730 we discovered land. So ये कुछ 16th of June 1730 की बात है जब उन्होंने लैंड डिस्कवर किया था, यानी कि जमीन डिस्कवर करी थी। So our captain sent a dozen men with vessel for water if any could be found. So जो हमारे शिप के कैप्टन थे ना, उन्होंने पानी के वेसल्स भी भेजे थे साथ में, ये देखने के लिए कि क्या हमें इस लैंड पर कुछ मिलेगा या नहीं। So when we came to land, we saw no river और स्प्रिंग नॉर एनी इनहेबिटेंट्स। और जैसे ही हम उस लैंड पर जाते हैं जो हमने जस्ट अभी ही डिस्कवर करा होता है, ना तो हमें कोई नदी मिलती, ना ही हमें कोई स्प्रिंग मिलता यानी कि पानी का सोर्स मिलता, और ना ही हमें वहां पर कोई रहने वाला मिलता। सो आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। तो अब जो गुलिवर थे वो आगे चलते हैं थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए उस लैंड को, लेकिन उन्हें मालूम चलता है कि वो जो जगह है वो बैरन है। बैरन यानी कि खाली है और बहुत ही ज्यादा पथरीली है। सो आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू ओनली टू सी देम गेटिंग इनटू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। और मैंने सोचा, यानी कि गुलिवर ने सोचा कि अब ना मुझे अपनी टीम के पास, अपने क्रू के पास वापस जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो वापस गए उन्होंने रियलाइज करा कि वो तो सब ऑलरेडी जा चुके हैं अपनी जान बचाकर। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी चीज देख ली है जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। आई होप आपको ये स्टोरी अभी तक समझ में आ रही होगी। मैं थोड़ा सा रिकैप करके बताती हूँ। 16 जून 1730 की बात है जब कुछ लोग शिप में ट्रैवल कर रहे होते हैं और उनको एक लैंड डिस्कवर हुआ होता है, यानी कि एक ऐसा लैंड जिसके ऊपर पहले कभी कोई नहीं आया या किसी को भी नहीं पता कि वो लैंड है। अब जैसे ही वो वहां जाते हैं तो कैप्टन का एक 1 डजन यानी कि 12 लोगों को बोलते हैं अपने वेसल्स के साथ, यानी कि उन पानी लाने के लिए उन कंटेनर्स में। तो जैसे ही वो शिप से उतरते हैं और ढूंढते हैं तो ना तो उन्हें कोई रिवर दिखती है और ना ही कोई स्प्रिंग और ना ही वहां पर कोई रहने वाला। तो जो गुलिवर होते हैं वो थोड़ा और सर्च करते हैं उसी जगह को, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो ये रियलाइज करते हैं कि ये जगह तो बिल्कुल खाली है और बहुत ही पथरीली है। तो फिर वो वहां से जाने के लिए सोच लेते हैं अपनी टीम के साथ। और जैसे ही वो वापस जाते हैं ना, वो ये देखते हैं कि उनके टीममेट्स तो ऑलरेडी वहां से निकल चुके हैं। बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम। तो जैसे ही मैं उन तक पहुंचता मैंने देखा कि कैसे उनके पीछे एक बहुत बड़ा क्रिएचर चल रहा है। सो इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। और वो क्रिएचर पानी के अंदर चल रहा था जितनी तेज वो चल सकता था।
The water of the ocean reached only till his knees. और समुद्र का जो पानी था वो सिर्फ और सिर्फ उनके नी यानी कि घुटने तक ही आता था. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. लेकिन वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर और जाइंट था ना, वो बोट को पकड़ नहीं सका. I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. तो अब उन्होंने जो गुलिवर थे वो वापस से अंदर भागे और उन्होंने क्लाइम करा एक हिल को, यानी कि उन्होंने एक पहाड़ चढ़ा जो कि बहुत ऊंचा था और वहां पर उन्होंने देखी फील्ड बार्ले और कॉर्न की जो कि 40 फीट तक टॉल थी. There was a fence to pass from one field to the other. और एक फील्ड से दूसरी फील्ड तक जाने के लिए उन्होंने फेंस लगाई हुई थी. इसके बाद हमने देखा that it was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. यानी कि उनके लिए उन्हें चढ़ना काफी मुश्किल था क्योंकि हर एक स्टेप 6 फीट टॉल हुआ करता था उनके हिसाब से. I was trying to find a gap in the ledge when I discovered one of the inhabitants in the next field working towards the fence. तो उन्होंने देखा कि जब वो फील्ड के अंदर थे तो एक इनहेबिटेंट, उसी जगह पर रहने वाला इंसान को हम इनहेबिटेंट बोलते हैं, वो डायरेक्टली उनकी तरफ चलते हुए आ रहे हैं. He was of the same size as the creature chasing the boat. और उनका भी वही साइज था जो उन्होंने वहां पर सी में देखा था पहले. जैसे आप देख रहे हैं ये उनका साइज था और ये गुलिवर थे. So I was stuck with utmost fear and astonishment and ran to hid myself. तो अब वो बहुत ज्यादा डर गए और शॉक में आ गए कि मैं अब क्या करूं, और वो खुद को छुपाने के लिए वहां से भाग गए थे. So he called in a voice much louder than a trumpet. और उन्होंने एक आवाज निकाली जो कि उनके ट्रम्पेट यानी कि ढोल नगाड़ों से भी ज्यादा तेज थी. So it sounded like thunder. और उनकी जो आवाज थी वो गुलिवर को बिल्कुल बिजली कड़कने के जैसे लगी. So 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. और उनके ही जैसे 7 और लोग आए उसी कॉर्न फील्ड में कॉर्न निकालने के लिए, सारे के सारे क्रॉप्स की तरह. So they carried a reaping hook which was very big. तो उन सबके हाथ में वो मशीन थी या वो टूल था जिससे वो कॉर्न की कटिंग करने वाले थे. When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. और जैसे ही उन 7 लोगों में से एक मेरे पास आने लगा ना, तो मैं डर के बहुत जोर से चिल्लाया जितना जोर से मैं चिल्ला सकता था. So the creature stopped reaping and picked me up between his thumb and forefinger and brought me closer to his eyes 60 feet above the ground. तो अब मेरे जैसे ही कोई पास में आया, उन्होंने मुझे अपने थंब और फोर फिंगर, दिस इज योर थंब एंड दिस इज योर फोर फिंगर, तो उन्होंने ऐसे ही मुझे उठाया ग्राउंड से 60 फीट तक ऊपर उन्होंने मुझे उठा लिया, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं. So he looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better voice of my face. तो अब उन्होंने जैसे ही मुझे उठाया, उन्होंने मेरी तरफ बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी यानी कि इंटरेस्ट के साथ देखा. वो मेरे बारे में और जानना चाहते थे, समझना चाहते थे. तो उन्होंने मेरे बालों को साइड करा और मेरी आवाज सुनने की कोशिश करी. He called his friends and gently placed me on the ground. उन्होंने तभी के तभी अपने सब दोस्तों को बुलाया और मुझे बहुत ही आराम से जमीन पे रख दिया. So they all sat on the ground to take a good look at me. और वो सब मेरे आसपास ही ग्राउंड पर बैठ गए मुझे अच्छे से देखने के लिए. I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow
towards the farmers. तो वो पहले थोड़ी देर आगे चले, पीछे चले और फिर उन्होंने अपनी हैट उतार के सबको बाव किया, यानी कि सबको हेलो कहा. उसके बाद I tried to speak to them loudly in several languages. तो अब गुलिवर ने उनसे बात करने की कोशिश करी अलग अलग लैंग्वेजेस में. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. और जब भी मैं कुछ भी बोलने की कोशिश करता था तो जिस फार्मर ने मुझे अपने हाथ में ऊपर उठाया था वो अपना कान मेरे पास में लेकर आ जाते थे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet height from the floor. तो अब वो मुझे अपने साथ अपने घर लेके चले गए और उन्होंने मुझे डाइनिंग टेबल के ही थोड़ा पास में रखा जो कि जमीन से 30 फीट टॉल थी. तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमें ये तो समझ में आ गया कि गुलिवर एक बहुत टाइनी इंसान है जो कि एक बहुत ज्यादा बड़े जाइंट्स के बीच में आ चुका है. So dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. यानी कि एक डिनर सर्व हुआ फार्मर के लिए उस डिश के अंदर जो कि कम से कम 10 फीट बड़ी थी डायमीटर में. The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. तो अब जो उनकी वाइफ थी वो मेरे सामने आ गई और उनके पास थोड़ी सी ब्रेड थी जो उन्होंने मेरे लिए रख दी थी. So in the middle of the dinner I heard a noise behind me. और जैसे ही डिनर चल रहा था ना उन्होंने एक आवाज सुनी. So it was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox. तो अब उन्होंने पीछे से एक बिल्ली की आवाज सुनी जो कि ऑक्स से 10 टाइम्स बड़ी थी वहां पर. The farmer's wife was stroking him. यानी कि वो बस उन्हें प्यार से सहला रही थी कैट को. So then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. और पीछे से उनका बेबी आ जाता है जो सिर्फ 1 साल का होता है. On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. और मुझे देखते ही उसने मुझे उठाया और मेरे सर को अपने माउथ में ले लिया. I shouted so loudly that the baby dropped me. और मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि उस बेबी ने मुझे नीचे ही गिरा दिया. As you can see in the image, this is the farmer, this is the cat, this is his wife, this is the baby. और ये है हमारे छोटे से गुलिवर और इनके सामने रखी है छोटी सी एक ब्रेड और यहाँ पर उनकी डिशेस भी रखी हुई थी. So I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. और मैं तो बिल्कुल गिर कर अपनी गर्दन ही तुड़वा बैठता अगर वो मेरे नीचे एप्रन नहीं रखती तो. कौन? उनकी मदर. Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. और थोड़ी ही देर बाद उन्होंने मुझे अपने ही बेड पे सुलाया और मेरे ऊपर एक बहुत साफ और अच्छा व्हाइट हैंकरचिफ भी रखा. So I slept dreaming of my home, my wife and my children. और उस रात को ही मुझे मेरे घर की, मेरे फैमिली की, मेरे वाइफ की और मेरे चिल्ड्रन की बहुत याद आ रही थी. So this was a simple and a short story from Gulliver Travels. I really hope आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में भी आई होगी. इस चैप्टर में हमने मोर और लेस गुलिवर का एक्सपीरियंस समझा कि कैसे जब वो एक ऐसी जगह पर फंसे जहां पर बहुत सारे जाइंट्स होते हैं और उनको वहां जाकर कैसा लगा. Now we will see a few question answers, but before that we will study some word meanings. So the first one is giants, extremely large and strong persons. जब कोई बहुत ही massive, बहुत बड़े होते हैं साइज में तब हम उन्हें giants बोलते हैं. Then we have vessels. Vessels होते हैं कंटेनर जिसमें हम लिक्विड चीजें रखते हैं. Then we have stroking. Stroking यानी कि अपने हाथ को अच्छे से या प्यार से सहलाना.
फिर होता है एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट यानी कि सरप्राइज, एकदम चौंक जाना। फिर आता है बैरन, बैरन यानी कि खाली, विदाउट वेजिटेशन, विदाउट एनी ग्रीनरी। देन वी हैव रोइंग, रोइंग यानी कि जब हम चप्पू चलाते हैं पानी में, अपना टूल चलाते हैं पानी में उसे मूवमेंट देने के लिए, देन वी कॉल इट रोइंग। देन वी हैव क्रम्बल्ड, क्रम्बल्ड होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। फिर हम देखते हैं इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है वो लोग जो किसी जगह पर नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। देन वी हैव मॉन्स्टर, मॉन्स्टर होते हैं बहुत ही बड़े और अगली क्रिएचर्स। देन वी हैव ग्रैब, ग्रैब होता है किसी भी चीज को तुरंत से पकड़ लेना, बहुत फटाफट पकड़ लेना। सो दीज आर द word meanings that we have just studied, and now we are going to do some question answers related to the chapter. So here we start off. यहाँ पर अब हमें conceptual assessment में एक statement के 3 options मिलेंगे और 3 option में से बस एक option ही सही है। तो क्या आप मेरी help करेंगे वो एक option बताने में? Yes. First one is that what did the captain send to store water? कैप्टन ने क्या भेजा था पानी स्टोर करने के लिए? Buckets, vessels or leather bags? So the right answer is vessels. The voice of the monster sounded like a dash. The voice of the monster sounded like thunder, lion or bull. So it sounded like a thunder. Which animal's noise did Gulliver hear behind him on the dining table? उन्होंने सुनी थी एक कैट की आवाज। Now we will answer the questions orally. अब हम कुछ questions का आंसर सिर्फ बोलकर ही बताएंगे। पहला है Who was walking after the crew in the sea very fast? So it was a giant creature who was walking behind them. And then what was it that made it impossible for Gulliver to climb the hill? It was the 6 feet tall high जो steps थे वहाँ के, उसकी वजह से वो हिल चढ़ नहीं पाए। And then why did Gulliver speak to the monsters in several languages? Because he was not able to communicate or he was not able to share anything. So you are going to attempt these descriptive questions by yourself in the book itself. Now we will see some grammar questions. Read and learn exclamatory sentences. आज हम कुछ नया समझेंगे exclamatory sentences के बारे में. So first one is the water of the ocean reached only his knees. यानी कि जो ओशन का पानी था सिर्फ और सिर्फ उनके नीज तक ही आता था। It sounded like thunder. और वो बिल्कुल बिजली के जैसे चमकने वाले की तरह साउंड कर रहा था। So these sentences express some feelings. इन दोनों ही sentences में हमें एक feeling का expression समझ में आया। So they are called exclamatory sentences. An exclamatory sentence ends in mark of exclamation. यानी कि जिस भी सेंटेंस में कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन रिफ्लेक्ट होता है हम उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं और हम हर एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं जो कि दिखता है बिल्कुल ऐसे। राइट स्टूडेंट्स? यस। सो नाउ चेंज द फॉलोइंग इनटू द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जहां पर हम कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। फर्स्ट वन इज Gulliver was a brave sailor. What a brave sailor Gulliver was, right? So this was a first one. The place is indeed peaceful. So we will write what a peaceful place it is, and then exclamation mark. Then this is a huge monster. So what a huge monster.
Gulliver looks exhausted. So what exhausted? Gulliver. It was a very hot day. What a hot day it was. What a hot day it was. This is how we attempted all the parts of this particular question. Now we will see one more exercise. Decide whether these sentences should end with a question mark or an exclamation mark. Put the correct mark at the end of each sentence. अब इन सब sentences में हमें समझना है कि क्या इनमें question mark आना चाहिए या फिर exclamation mark, और जो भी सही हो हमें उसे ही यहाँ पर यूज करना है. So what a happy ending. यहाँ पर आएगा exclamation mark. Was Gulliver a talented sailor? तो ये है एक क्वेश्चन, यहाँ पर लगाएंगे हमें क्वेश्चन मार्क. What a great victory. यहाँ पर आएगा हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क. How did the monster look? मॉन्स्टर कैसा दिखाई देता था? So we will put a question mark. Now we have how dare he said that. ये है एक बहुत स्ट्रॉन्ग और गुस्से वाली स्टेटमेंट. So we will write an exclamation mark here. Now we will see the word par questions. Now read the following sentences. Write whether D stands for would or had. यानी कि अब हमें हर एक सेंटेंस में एक शॉर्ट फॉर्म मिलेगी. हमें बताना है कि वो would को रेफर करती है या फिर had को. So first one is he would, he dash seen या फिर he had seen many huge monsters. तो यहाँ पर D का मतलब क्या था? had. हमें would नहीं तो had लगाना है, और दोनों में से भी जो ज्यादा सेंसिबल होगा हमें वही यूज करना है. So if I knew the monster, I dash never meet him. So यहाँ पर हम पुट करेंगे if I knew the monster, I would never meet him. So I D का यहाँ पे मतलब है would. I would never meet him. So dash had shock when I saw huge creature. So I had shock when I saw the huge creature. यहाँ पर had को रेफर करता है ये शॉर्ट फॉर्म. Then we have if he had no beard, he would look smart. यानी कि अगर उनकी बियर्ड नहीं होती तो वो ज्यादा ही स्मार्ट नजर में आते. सो पहले वाले का है had और सेकंड का है would. Then we will see the woman said that she had never seen him before. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उससे पहले उसे कभी नहीं देखा. So we will write had here. Now we will see this question. So each sentence has 3 words that are missing their first letters. हर एक सेंटेंस में 3 लेटर्स ऐसे हैं जो कि मिसिंग है. One of these missing letters should be capital. और इन 3 मिसिंग लेटर्स में से कम एक लेटर को कैपिटल होना ही चाहिए. Fill the first letter of each word so that the sentences make sense. और अब हमें उन ब्लैंक्स में उन लेटर्स को ऐड करना है ताकि ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएं. First one goes like, my little sister loves to watch Gulliver Travels on video. So मेरी बहन को गुलिवर ट्रैवल की वीडियो देखना बहुत पसंद है. तो यहाँ पर हमने कौन कौन से लेटर्स बुक में ऐड हुए हैं? L, G और V, जिसमें से G क्या है? कैपिटल है. क्या आप बता सकते हैं कि ये कैपिटल लेटर में क्यों है? क्योंकि ये है एक प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन होता है नेम ऑफ एनीथिंग स्पेसिफिक, राइट? सो डैश यहाँ पर आएगा प्लीज कॉल मी. सो P विल बी कैपिटल. क्यों? क्योंकि ये पहला लेटर है सेंटेंस का. सो प्लीज कॉल द डेंटिस्ट टू चेक अप her teeth.
राइट. सो यहाँ पर ये ब्लैंक एक्स्ट्रा है. राइट. द टीचर सेड ओपन योर बुक to page 13. So we have used O as capital क्योंकि exclamation mark के बाद double inverted commas के बाद हमारे पास क्या आते हैं? Capital letter. So look through a telescope tonight to get a good look at the planet Mercury. Mercury एक proper noun है इसलिए हमने M capital करा. Next up we have when you are in Mumbai, M capital, you should visit the Gateway of India. So Vivekanand was a great speaker whose words we remember today. This is how we completed all the blanks nicely. Now we will see one more question. So look at the following words from over: overcrowded, overweight, overeating, overhead, overnight and oversight. So now we are going to use them to fill in these sentences. First one is Gulliver did not become famous overnight. He worked very hard. यानी कि वो एक ही रात में फेमस नहीं हुए, उन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था. सो वी विल राइट ओवर नाइट हियर. सो हमारा ओवरनाइट वर्ड यूज हो चुका है अब. नाउ वी विल सी वन मोर. सो डैश कॉजेस ओबेसिटी. ओवर ईटिंग कॉजेस ओबेसिटी. वी विल राइट ओवर ईटिंग हियर. On festival, most roads are overcrowded. He was out of boxing competition because he was overweight. Any mistake or oversight is my own. There was a helicopter hovering overhead. इसका मतलब हुआ जस्ट मेरे सर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर घूम रहा था. राइट स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी अटेम्प्टेड ऑल द पार्ट्स जिसके अंदर ओवर वर्ड जरूर आया था. नाउ you are going to attempt the competency based assessment by yourself. First you will attempt the writing skills and comprehension. Soon after that you are going to attempt creative activity. And last but not the least, you are going to practice some speaking skills in value corner questions by yourself in the book. I really hope आपको interesting chapters समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा. Now I really hope to see you super soon with a new topic. Till then, take care and bye bye.